Powered by i10। अगर आपका बचपन गांव में बीता है तो आपने कभी ना कभी डकैती की कहानी सुनी होगी कि फला घर में एक वक्त पर बहुत पैसा हुआ करता था, लेकिन एक रात चेहरे पर नकाब लगाए डकैत आए और जो अलमारी में था वो ले गए और जो आटे के डब्बे में रखा था वो भी नहीं छोड़ा। ज़माना बदला है तो पैसा बनाने और जमा करने के तरीके भी बदले हैं। अब आप YouTube पर वीडियो अपलोड करके रईस बन सकते हैं और बात बस रईस बनने की ही नहीं है। सोशल मीडिया पर अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों और संस्थाओं ने अकाउंट्स और चैनल्स बनाए हैं। समाचार संस्थान अपने पाठकों और दर्शकों के लिए वहाँ हैं, इन्फ्लुएंसर्स अपनी रीच के लिए वहाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यूट्यूब अकाउंट बनाया है ताकि लोग देख सकें कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में क्या होता है। इन सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स में एक चीज़ कॉमन है कि इन पर डाका पड़ रहा है। जी हाँ, कंटेंट क्रिएटर्स, क्या समाचार चैनल्स और क्या ही सुप्रीम कोर्ट। हर किसी का YouTube चैनल हैक किया जा रहा है। कभी वीडियो डिलीट होते हैं, कभी डीपी चेंज की जाती है। कुछ मामलों में तो क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ों के लिए विज्ञापन अपलोड कर दिए जाते हैं। ये कुछ उत्साही हैकर्स की बदमाशी है या फिर कोई नया ट्रेंड? इसी पर आज बात होगी दी लल्लन टॉप शो में। सुर्खियां भी होंगी, लेकिन पहले हम बार बार बड़े चैनलों पर हो रहे हमलों की खबर लेंगे। ये है दी लल्लन टॉप शो। मेरा नाम है कुलदीप। छब्बीस सितंबर की सुबह खबर आई कि मशहूर पॉडकास्ट होस्ट रणवीर इलाहाबादिया के दोनों YouTube चैनल हैक हो गए। रणवीर इलाहाबादिया को जो लोग नाम से नहीं जानते वो उनके चैनल के नाम बियर बाइसेप्स से जानते हैं, जिस पर कई मशहूर हस्तियां बातचीत के लिए आ चुकी हैं। इसी बियर बाइसेप्स चैनल का नाम बदलकर इलॉन ट्रंप टेस्ला लाइव 2024 कर दिया गया, हैकर्स ने किया। रणवीर के निजी चैनल का नाम बदल करके टेस्ला इवेंट ट्रंप 2024 रख दिया गया। रणवीर के चैनल पर टेस्ला के मालिक एलन मस्क और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुराने वीडियोस नजर आने लगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर के चैनल पर मस्क का अवतार नजर आ रहा था, जो लोगों से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा था। अवतार का मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स से बना एक बहरूपिया। आजकल ऐसे AI जनरेटेड वीडियोस की बाढ़ आई हुई है। इस वीडियो में एक QR कोड को स्कैन कर बिटकॉइन या एक दूसरी क्रिप्टो करेंसी इरीथ्रियम जमा करने को कहा गया था। ये QR यूजर को LNweb.net पर ले जाता था। साइबर एक्सपर्ट्स इस तरीके को बिटकॉइन डबलिंग स्कैम कहते हैं। आपको याद होगा कई बार ठग पैसा डबल करने का वादा करते हैं। बिटकॉइन डबलिंग स्कैम ठीक यही चीज़ है, लेकिन इंटरनेट और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इसको इस नाम से बुलाया जाता है। तो आप नाम से समझ गए होंगे कि ये एक स्कैम है, यानी एक ठगी का तरीका है। आपने बिटकॉइन जमा किए तो डबल तो छोड़ दीजिए, जो हैं वो भी आपके नहीं रहेंगे। पूर्व में भी इसी तरह की हरकत दूसरे बड़े YouTube चैनल्स के साथ की गई है। रणवीर ने अपने Instagram अकाउंट पर 2 ऐसी स्टोरी शेयर की जिन्हें देख करके लगा कि रणवीर इस घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक स्टोरी में उन्होंने लिखा कि क्या ये मेरे YouTube करियर का अंत है, और एक और स्टोरी में उन्होंने लिखा नो जोक्स नो PR, माने ये कोई प्रैंक नहीं है और ना ही प्रमोशन के लिए किया गया कोई स्टंट। यानी रणवीर कह रहे हैं कि उनका चैनल वाकई हैक हो गया है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि वो अब अपने अगले कदम पर विचार कर रहे हैं। रणवीर से आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का YouTube चैनल तक हैक हुआ। आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट और देश की हाई कोर्ट सब मामलों की सुनवाई को लाइव स्ट्रीम करती हैं, यानी आप घर बैठे लाइव देख सकते हैं कि अदालत में क्या चल रहा है, बशर्ते कोई ऐसा मामला ना सुना जा रहा हो जिसमें क्लोज डोर हियरिंग होती है। क्लोज डोर हियरिंग उन मामलों में होती है जहां पक्षकार की निजता का प्रश्न हो या फिर अदालत को किसी संवेदनशील जानकारी पर विचार करना हो। बाकी मामलों को आम लोग भी जाकर के सुन सकते हैं, बशर्ते अदालत में बैठने की जगह हो। खैर, 20 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय के YouTube चैनल को हैक कर लिया गया। इस बार भी चैनल पर क्रिप्टो करेंसी का प्रमोशन किया गया। अमेरिका में एक कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी पर काम करती है, रिपल लैब्स। इससे संबंधित कंटेंट सुप्रीम कोर्ट के चैनल पर दिखने लगा। चैनल पर पूर्व में हुई सुनवाई के वीडियो भी प्राइवेट कर दिए गए। जैसे ही ये बात पकड़ में आई, सर्वोच्च न्यायालय की ओर से एक बयान जारी किया गया कि अदालत का चैनल डाउन किया जा रहा है। अदालत की YouTube सेवाओं को जल्द बहाल किया जाएगा। इस मामले को अब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC देख रहा है। भारत सरकार की ये संस्था ही सुप्रीम कोर्ट की ऑनलाइन सेवाओं का काम देखती है। तीसरा उदाहरण हम एक समाचार संस्थान का देंगे जिसका नाम है दी लल्लन टॉप। जी हाँ,
21 फरवरी 2024 को आपके दी लल्लन टॉप का यूट्यूब चैनल भी हैक कर लिया गया था। हमारे हज़ारों वीडियोस प्राइवेट कर दिए गए, डीपी और चैनल का नाम तक बदल दिया गया। हमारी टीम ने रातों रात ही चैनल का एक्सेस हासिल कर लिया और इस संबंध में यूट्यूब से पत्राचार भी किया था। ये 3 बड़े उदाहरण बताते हैं कि एक पैटर्न है जिसमें मशहूर और बड़े यूट्यूब चैनल्स को हैक किया जा रहा है। 2023 में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के यूट्यूब चैनल भी हैक हो गए थे, तब भी उन पर क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कंटेंट ही डाला गया था। बड़े यूट्यूब चैनल्स के बाद नंबर आता है बड़े ट्विटर अकाउंट्स का। ट्विटर पर बीते दिनों हैकिंग या कहें साइबर अटैक का एक दौर चला। तमाम अकाउंट्स जिनमें लल्लन टॉप का हैंडल भी शामिल था, उनसे एक ही तरह का पोस्ट किया गया जिसमें लिखा मिलता है, दिस इज हैक्ड अकाउंट इंट्रोड्यूसिंग हैक्ड ऑन सोलाना। हैक्ड के पहले डॉलर का साइन लगा हुआ है। सोलाना एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो करेंसी जनरेट करते हैं। डिजिटल दुनिया में अचानक इसकी बहुत हवा बना दी गई, कई जगह उसके नाम चले। इससे क्रिप्टो बाजार प्रभावित हुआ, उस करेंसी का लेन देन हुआ और कुछ समय के बाद इस हवाबाजी का बुलबुला फूटा। लोगों के पैसे डूबे ही होंगे तो डूबते रहें, इससे इन अटैकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ चिंता वाली बात जो आम यूजर्स को प्रभावित करती है वो क्या थी? बहुत ही आसान तरीके से इसको समझिए। मनी कंट्रोल, पीपल मैगजीन, गाना समेत कई देशों की सरकारी संस्थाओं के अकाउंट्स भी हैक हो गए। लेकिन हैकर के पास न ईमेल आईडी का एक्सेस था, न 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी या गूगल ऑथेंटिकेटर जैसे ऐप का एक्सेस। अकाउंट को अंदर से देखने पर कहीं कोई डिवाइस लॉगिन भी नहीं दिखती और इसे हटाया भी नहीं जा सकता। यहीं आती है इलॉन मस्क की नीतियां। पिछले कुछ महीनों में ट्विटर या कहें एक्स एक किस्म का कूड़ा घर बनता जा रहा है। पॉर्न के प्रसार के अलावा क्रिप्टो से जुड़े ऐसे कई ऑटोमेटेड अकाउंट्स, बॉट अकाउंट्स नजर आते हैं जिन पर बहुत अजीब सी गतिविधियां होती हैं और वो आम यूजर्स की समझ के बाहर हैं। साथ ही इन गतिविधियों पर बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट भी मिलता है। कई यूजर्स लगातार ये शिकायत करते हैं कि इन अकाउंट्स के पास चमत्कारी रूप से ऐसी शक्तियां दिखती हैं जो क्रिप्टो से जुड़ी किसी प्रोपेगेंडे को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने में उनकी मदद करती हैं। उनकी रीच भी ज़्यादा होती है और इन तमाम अकाउंट्स को ट्विटर पर रेवड़ी की तरह बटा ब्लू टिक मिलता है। इन्हीं शिकायतों में कहा जाता है कि आम यूजर्स का अकाउंट भी अचानक हैक होकर वही तमाम क्रिप्टो से जुड़ी बातें लिखने लग जाता है जो ये चमत्कारी शक्तिशाली अकाउंट लिख रहे होते हैं। नतीजा ये कि एक आम अच्छी सी बात लिख करके कोई मुहिम चलाना या अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए ट्विटर अब एक आदर्श प्लेटफॉर्म नहीं रहा। आम यूजर्स उस बकरी के जैसे हो गए हैं जिन्हें कोई भी बड़ा क्रिप्टो शिकारी ट्विटर के घाट पर कभी भी दबोच कर तबाह कर सकता है। हमने आपके सामने समस्या को स्थापित कर दिया। हम जानते हैं कि इतनी सारी जानकारी प्रोसेस करने में आपको भी दिक्कत हो रही होगी, तो हम आपकी बात कुछ एक्सपर्ट से करवाते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि आज जब 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ज़माना है, तब हैकर्स अकाउंट का एक्सेस कैसे ले लेते हैं? जब हम YouTube चैनल्स की बात करते हैं तो आजकल हैकर्स विभिन्न प्रकार की नई तकनीकें अपनाते हैं ताकि वो YouTube चैनल्स को हैक कर पाए। एक तो सोशल मीडिया इंजीनियरिंग होती है, आप आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ गेस करते हैं। कई बार आप सेशंस को हैक कर लेते हैं, कई बार आप जो पासवर्ड्स हैं उनको गेस कर पाते हैं, कई बार आप ऑथेंटिकेशन को चुरा लेते हैं। तो अलग अलग तरीके मौजूद हैं। अगर आप डार्कनेट पर जाएं तो आपको पाएंगे कि वो लोग वहां पर अलग अलग आपको रास्ते बताते हैं कि आपको कौन सी चैनल जो है यूट्यूब पर हैक करनी है और उसका कितना रेट है। तो जब ये स्थिति है तो मुझे लगता है हर चीज हैकिंग हो सकती है। तरीका आपने समझा। अब ये जानिए कि क्या ये हैकर्स क्रिप्टो करेंसी ही बेचना चाहते हैं या इनका कोई और मकसद भी है। आजकल जब यूट्यूब चैनल्स हैक होते हैं तो उस हैकिंग के पीछे उद्देश्य बहुत अलग अलग होते हैं। कई बार तो उद्देश्य होता है कि जो व्यक्ति विशेष की चैनल है उसको नीचा दिखाना है, उसको दिखाना है कि वो असुरक्षित है। दूसरा कई बार होता है कि साहब इतने बड़े फॉलोअर्स हैं, हम एक संदेश देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के फॉलोअर्स के माध्यम से। तीसरी बात, कई बार कोशिश होती है कि चलिए जिस व्यक्ति विशेष की यूट्यूब चैनल है उस पर जितना भी डेटा है, वीडियो है, वो सब डिलीट कर दिया जाए ताकि उस व्यक्ति विशेष की जो यूट्यूब ऑपरेशंस हैं वो इम्पैक्ट हो जाए और कहीं ना कहीं उसका बिजनेस भी ठप हो जाए। कई बार केवल टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी की वजह से यूट्यूब हैकिंग होती है, लेकिन कई बार सिर्फ व्यक्ति विशेष को सबक दिखाने के लिए, सिखाने के लिए भी यूट्यूब की हैकिंग की जाती है। तो अलग अलग उद्देश्य होते हैं, कोई एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं है कि केवल इसी उद्देश्य के माध्यम से ही हैकिंग की जाती है। जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हैकर्स पुराने तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। उनके पास न यूज़र आईडी है, न पासवर्ड, ना ही ऑथेंटिकेशन डिवाइस जैसे कि फ़ोन। माने हैकिंग का एक नया तरीका देखने को मिल रहा है। तो क्या इस नई हैकिंग का भी कोई तोड़ है?
रोजमर्रा के डिजिटल एक्टिविटीज में, अपने यूट्यूब इंटरेक्शंस में आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करिए जिसमें अल्फाबेट भी हो, नंबर्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। कोशिश ऐसा करिए कि ऐसा पासवर्ड डाल लीजिए ताकि और लोग उसे गेस ना कर पाए। और अपने लॉग्स जरूर देखते रहिए। क्यों? क्योंकि लॉग्स में अगर कोई अनावश्यक एक्टिविटी है तो वो शायद आपको जानकारी दे देगी कि कहीं ना कहीं आपकी यूट्यूब चैनल में इंट्रूशन करने का प्रयास किया जा रहा है। अपने डिवाइसेस को भी सुरक्षित रखें, अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम डाल के रखें, अच्छा फायरवॉल डाल के रखें, लेकिन अल्टीमेटली सतर्क, सावधान रहें, क्योंकि आपकी ड्यू डिलिजेंस ही है जो आपको बचाएगी। और जितने आप साइबर हाइजीन की आदतों का पालन करेंगे उतना संभावित तौर पर आपकी जो यूट्यूब चैनल है उसकी हैकिंग की संभावनाएं और कम हो जाएंगी। अभी आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को सुन रहे थे। अब हम आपको एक एथिकल हैकर से मिलवाएंगे, माने एक ऐसा एक्सपर्ट जो वाजिब कारणों से हैकिंग करता है, किसी चूक पर ध्यान दिलाने के मकसद से या फिर कानून की मदद के वास्ते। मिसाल के लिए किसी आतंकवादी नेटवर्क में सेंध लगाना। तो हमने एथिकल हैकर साहब से पूछा कि ज्यादातर मामलों में क्रिप्टो का ही प्रमोशन क्यों देखने को मिल रहा है और इस तरह के अपराधी लॉ इन्फोर्समेंट यानी पुलिस से कैसे बच जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कोई ट्विटर अकाउंट भी हैक होता है या कोई बहुत पॉपुलर चैनल जैसे आज जैसे हैक हुआ, वैसे भी कोई हैक होता है। जैसे लाइनस टेक टिप्स का चैनल हैक हुआ था। हमेशा क्रिप्टो स्कैम प्रोपोगेट होता है क्योंकि एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है बीच में। कॉमन लोग देख नहीं पाते कि फंड्स यहाँ से कहाँ चले गए। बैरियर लेस हो जाता है फॉर द थ्रेट एक्टर, मतलब जो भी इस केस में हैकर होता है उसके लिए वो पैसे को एक्चुअली यूज करना थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं तो जनरली बैंक ट्रांसफर्स मतलब ज्यादा जल्दी कैच हो जाते हैं। तो इसीलिए थ्रेट एक्टर कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा क्रिप्टो करेंसी यूज हो सके उतना बेटर। आप अगर हैकिंग का कोई भी वो देखे, कोई भी इंसिडेंट देखेंगे तो उसमें ऐसी क्या चीज है जो कि एक हैकर को पकड़वा सकती है। वो या तो ये है कि उसका आईपी एड्रेस क्या था जिससे उसने लॉग इन किया। तो उसके लिए आजकल वीपीएन यूज होते हैं, तो लोग अगर वीपीएन यूज करें तो उससे अपने आप को बचा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी से आपने अपने फंड्स मास्क कर लिए तो आपको पता लग गया कि देयर इज नो पेपर ट्रेल जो पुलिस फॉलो कर सके। और जनरली अगर पेपर ट्रेल होता भी है तो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है मनी म्यूल्स का। तो बीच में मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको एक कट ट्रांजैक्शन का मिल जाता है, उनको ये लोग हायर कर लेते हैं जो कि अनसस्पेक्टफुल लोग होते हैं जिनको कोई जिनके पास जैसे उनका जैसे बैंक अकाउंट यूजर है और फिर वो फंड्स इंडिया के बाहर चले जाते हैं। तो इवेंचुअली ये सारे तरीके डिजाइंड ही इसीलिए ताकि पुलिस से बच सके या लॉ एनफोर्समेंट से बच सके। ये था हमारा बड़ी खबर का सेगमेंट। अब है सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी मणिपुर से। राज्य के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह और पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह ने 25 सितंबर की शाम एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के एक दावे को खारिज कर दिया जिसमें राज्य में 900 से ज़्यादा कुकी उग्रवादी घुसने की बात कही गई थी। बयान में कहा गया कि हमने इनपुट को अलग अलग सोर्सेज से वेरीफाई किया लेकिन ज़मीनी स्तर पर हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उस पर भरोसा किया जा सके। हालांकि नागरिकों की सेफ्टी के लिए सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीएमओ ने अपने पहले के बयान को वापस ले लिया। दरअसल 17 सितंबर को सीएमओ की एक खुफिया रिपोर्ट लीक हुई थी। इसमें दावा किया गया था कि म्यांमार से प्रशिक्षित और हथियारों से लैस 900 से अधिक कुकी उग्रवादी मणिपुर में एंटर कर चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि ये उग्रवादी 28 सितंबर के आसपास इम्फाल के आसपास के मैतेई गांवों पर हमले की फिराक में हैं। उस खुफिया रिपोर्ट के लीक होने के बाद राज्य में खलबली मच गई। 3 दिन बाद यानी 20 सितंबर को सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 900 कुकी आतंकवादियों के प्रवेश के संबंध में खुफिया जानकारियों का उन्हें इल्म है और जब तक ये गलत साबित नहीं हो जाता तब तक ये 100% सही है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को भी म्यांमार की सीमा से लगे पहाड़ी जिलों में हाई अलर्ट पर रख दिया गया। इसके एक दिन बाद यानी 21 सितंबर को सेना ने एक्स पर एक पोस्ट लिख करके कुलदीप सिंह से इस खुफिया जानकारी की डिटेल मांगी। हालांकि सेना ने बाद में ये पोस्ट हटा ली। मणिपुर में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। राज्य पिछले 1.5 साल से जातीय हिंसा से त्रस्त है। इसमें 250 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 50,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन क्या खुफिया इनपुट का लीक होना, सुरक्षा सलाहकार द्वारा उसकी पुष्टि करना और फिर सेना द्वारा सवाल उठाए जाने पर उससे पलट जाना, ये सब मणिपुर में एक सप्ताह के भीतर हुआ। तो अब सवाल उठता है कि क्या मणिपुर सरकार के आला अधिकारियों में आपसी तालमेल की कमी है। इस मुद्दे पर द प्रिंट में अनन्या भारद्वाज लिखती हैं कि जहां सुरक्षा बल सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के दावों का खंडन कर रहे हैं,
वहीं मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह डीजीपी और केंद्र के सुरक्षा सलाहकार से असहमत हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस महीने मणिपुर में हिंसा की ताज़ा घटनाओं के बावजूद मुख्यमंत्री नियमित रूप से डीजीपी राजीव सिंह से नहीं मिलते हैं, जिन्हें राज्य के आदेश पर नियुक्त किया गया था। दरअसल सीएम का कार्यालय उनके पास कोई अधिकार न होने की शिकायत करता रहा है। इस मसले को समझने के लिए हमने द हिंदू की पत्रकार विजेता सिंह से बात की। ये जो सारा प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं एक तरफ से ट्रांसपेरेंसी भी दिखाता है और एक तरफ से ये भी दिखाता है कि कितनी तालमेल की कमी है। क्योंकि वहां पे अभी आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में पीछे कुछ प्रोटेस्ट हुए थे जहां पे वो सिक्योरिटी एडवाइजर और डीजीपी को हटाने की मांग कर रहे थे, जबकि सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने ही, मणिपुर गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट कर रखा है। वो यूनिफाइड कमांड को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा है कि चीफ मिनिस्टर को कमान दे दी जाए। और इसमें कुछ लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर का रिमूवल चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि यूनिफाइड कमांड चीफ मिनिस्टर को मिल जाए। और गौर करने वाली बात यह है कि दोनों जगह, सेंटर और स्टेट, दोनों में भाजपा की सरकार है। तो ये जो कहते हैं ये डबल इंजन सरकार है, तो ये किस तरीके से चल रही है? मतलब मुझे तो डीरेल होती भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप वहां पे पुलिस से भी बात करें, सिक्योरिटी मतलब एस्टैब्लिशमेंट में लोगों से बात करें, तो कहीं ना कहीं वो वेट करते हैं दिल्ली का, कि दिल्ली से कुछ वो आएगा इंस्ट्रक्शंस तो वो एक्ट करेंगे। अब डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं, आई थिंक वो उससे अफेक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं उसका वो हमें दिख रहा है, जो कंफ्यूजन है, जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि आर्मी कुछ अलग बोल रही है, पुलिस कुछ अलग बोल रही है, चीफ मिनिस्टर कुछ अलग बोल रहे हैं, यहाँ पे सेंटर में कोई कुछ कहता नहीं है, वो अपने ही, उनको लगता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये हाथ पे हाथ धरे रहने से नहीं होगा। अगली सुर्खी तमिलनाडु से है। नौकरी के बदले रिश्वत के आरोपों में घिरे तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को जमानत दे दी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की बेंच ने सेंथिल बालाजी को राहत देते हुए कठिन शर्तें भी लगाई हैं। बालाजी को पिछले साल 14 जून को ईडी ने नौकरी के बदले रिश्वत घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ये मामला उस वक्त का है जब वे AIADMK की सरकार में परिवहन मंत्री थे। सेंथिल पर आरोप है कि उन्होंने नौकरी के इच्छुक लोगों से रिश्वत लेने के लिए अपने सगे संबंधियों और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ साजिश रची थी। सेंथिल ने तमिलनाडु में साल 2016 में सत्ता बदलने के साथ ही अपनी पार्टी बदल ली। वे 2018 में स्टालिन की पार्टी DMK में शामिल हो गए। पिछले साल गिरफ्तारी के वक्त वे सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। उनकी याचिका मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो इससे गलत मैसेज जाएगा। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद बालाजी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गए, जहां बीते महीने की 12 तारीख को अदालत ने उनकी सुनवाई पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये था आज का दी ललन टॉप शो। अगले शो में आपसे मुलाकात होगी। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।